नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी का मदरसा एक्ट पर बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है मदरसा एक्ट पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 17 लाख मुस्लिम छात्रों को राहत दी है। आपको बता दें कि छात्रों को बड़ी राहत इसे कही जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस दिया। मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को 2024 तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 25,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने पक्षकारों यानी मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस देते हुए 30 जून 2024 तक जवाब मांगा है। फिलहाल 2004 के मदरसा बोर्ड कानून के तहत ही मदरसों में पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का ये कहना सही नहीं है कि यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में एक्ट का बचाव किया था। हाईकोर्ट ने 2004 एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं। कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के जजमेंट, जिसमें कि उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट पर रोक लगाई थी, उस पर जो स्टे हुआ है उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि यूपी में इस मदरसा बोर्ड के तहत 17 लाख स्टूडेंट तकरीबन तालीम हासिल कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में टीचर्स और दूसरे स्टाफ हैं। उन सब के फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था, जिससे कि लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इस पर स्टे दे दिया है, इससे लोगों में बहुत ही खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ मदारिस में तालीम दी जा रही थी, वो तालीम इंशाअल्लाह फिर से शुरू की जाएगी। ज्यादा जानकारी इस खबर पर दे रहे हैं विवेक सिंह चंदेल, हमारे संवाददाता। विवेक, जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और क्या कुछ कहा इस दौरान? दरअसल अगर देखा जाए तो ये फिलहाल के लिए अंतरिम रोक है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजीआई की बेंच की उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो हाईकोर्ट है उसको ये समझने में भूल हुई है कि एक्ट के प्रावधानों को वो सही ढंग से समझ नहीं पाया है, क्योंकि जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। हालांकि कोर्ट ने इस बात को भी कहा, क्योंकि इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से एएसजी जो नटराजन थे वो अपना पक्ष रख रहे थे, उनसे भी कई सवाल पूछे गए थे, जिसमें एक सवाल ये भी सुनवाई के दौरान उठा था और ये कहा गया था कि क्या मदरसा अधिनियम प्रावधान के जो प्रावधान है वो धर्मनिरपेक्षता की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं, क्योंकि यह भारत के संविधान की मूल ढांचे का हिस्सा है। ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि चूंकि हाईकोर्ट ने इस एक्ट को रद्द कर दिया है, जी माफ कीजिएगा, जी 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 रद्द कर दिया है, इसकी वजह से हमारा कंसर्न ये है कि हाईकोर्ट ने इसको गलत नहीं माना, इस एक्ट को रद्द कर दिया है, तो इसकी वजह से जो यूपी सरकार है जो खर्च दे रही है वो खर्च नहीं देना चाहेगी। हालांकि इस मामले पर जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान सिंघवी की तरफ से ये कहा गया कि जो मदरसों को जो ये एक्ट है जिसके आधार पर ये मदरसे चलाए जा रहे हैं उनको अनियमित कर दिया गया है, जिससे लगभग ये तकरीबन 16,000 मदरसे और 17 लाख जो छात्र हैं उनकी जो भविष्य उनका अंधकार में पड़ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पे आपको बता दें कि फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस दिया और मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून 2024 तक जवाब इस पूरे मसले पर मांगा है।
पीएम मोदी ने राजस्थान के जाटलैंड चूरू में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता नहीं है कि हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में आपने देश को बदलते देखा है। जो काम अब तक हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, बाकी अभी बहुत कुछ करना है। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस रही, तो वहीं उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए किए गए मोदी सरकार के कामों का भी जिक्र किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हम जल जीवन मिशन योजना लेकर घर घर में पानी का कनेक्शन देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 50 लाख घरों में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया जा चुका है और कांग्रेस सरकार हमारी इस योजना में भी भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब उन कमियों को भी दूर किया जा रहा है। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। साथियों, देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी है। ये लोग तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये देश ने देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था कि प्रभु श्री राम तो काल्पनिक है। अभी कुछ महीने पहले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का सिर्फ अपना हित, यही उनका कार्यक्रम है। इन्हें गरीब, दलित, शोषित, वंचित के कल्याण से, उनके सम्मान से कोई मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब को दशकों तक भारत रत्न नहीं मिलने दिया। इन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया, संविधान को बंधक बनाया। इस इंडियन अलायंस के लोगों ने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। दशकों पुरानी ये मांग मोदी ने पूरी की। भाजपा ने देश को दलित राष्ट्रपति दिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी, लेकिन इन्हें चुनाव हरवाने के लिए इंडी गठबंधन वालों ने पूरी ताकत लगा दी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। कांग्रेस ने कर्ज माफी, कैश मदद, जातिगत आधार पर जनगणना, 25 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस समेत कई गारंटी यहां पर दी है। कांग्रेस को भरोसा है कि वो इसके सहारे चुनावी बैतरणी पार कर लेगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा है। इस रिपोर्ट को देखें। मुस्कुराते चेहरे और हाथों में वादों का पुलिंदा, ये है कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। और दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र को जारी किया। इस दौरान पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट समेत कई नेता मौजूद रहे। अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कई बड़े चुनावी वादे किए। घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है और ये 5 न्याय हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय है। घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। वहीं घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है।
जो चिदम्बरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। The Congress guarantees are concrete guarantees. We have spelled out in English and Hindi and in due course in different languages what each guarantee means, what each guarantee will deliver to the people. Mr. Modi's guarantees are only in order to ensure that he is guaranteed a third-term job. Where is the guarantee? What happened to the guarantee of 2 crore jobs? कांग्रेस के न्याय पत्र में लोक लुभावने वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, 50% की आरक्षण सीमा खत्म करेंगे और रिजर्वेशन सीमा बढ़ाएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, कर्ज माफी आयोग बनेगा, रोजगार की गारंटी शामिल की गई है। घोषणा पत्र में 5 तरह के न्याय का जिक्र किया गया है। न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए, 40 लाख सरकारी नौकरियां, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद, ट्रेनिंग के लिए 1 लाख की मदद, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने, देश भर में 25 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना का वादा किया है। इसके अलावा भी कांग्रेस ने कई वादे किए हैं। कांग्रेस को इस घोषणा पत्र से चुनाव में बड़े फायदे की उम्मीद है। बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि हमने जो वायदे हमेशा किए हैं पहले भी, वो हमने पूरे किए हैं, और इसमें जो वायदे किए हैं वो भी पूरा किया जाएगा, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और बीजेपी ने पिछले चुनाव में जो वायदे किए थे वो भूल गए उसे। एक बहुत बड़ी जनसभा जयपुर में होने वाली है, उसमें लीडरशिप औपचारिक जो पब्लिक के बीच में जाकर मैनिफेस्टो को प्रेजेंट करेगी। ये बिल्कुल ठीक है कि भाजपा की जो नीति है वो चंद लोगों तक सीमित है और कुछ पूंजीपति, कुछ ताकतवर लोगों के पर सीमित रहती है। हमारी जो मैनिफेस्टो है वो तमाम आमजन, किसान, नौजवान और आम व्यक्ति को लेकर हम लोगों ने मैनिफेस्टो। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि मोदी की गारंटी के आगे सारी गारंटी फेल है। देखिए, कांग्रेस न्याय से बहुत दूर है। कांग्रेस किस किस को न्याय दे सकती है? इतने लंबे कार्यकाल में सिखों को न्याय देगी क्या कांग्रेस? न जाने कितने दंगे कराए हैं, उसको न्याय देगी क्या कांग्रेस? कांग्रेस का और न्याय का बहुत दूर का फासला है। वो भ्रमित करने की कोशिश हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश जान चुका है कि कांग्रेस अन्याय की प्रतीक है, अत्याचार की प्रतीक है और भ्रष्टाचार की प्रतीक। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में गारंटियों का शोर है। कांग्रेस गारंटी पर गारंटी दे रही है, तो वहीं पीएम मोदी का कहना है कि जब सभी से उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। मोदी का नाम ही गारंटी की गारंटी है। अब देखना है कि मोदी की गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी की जंग में किसकी गारंटी पर जनता भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जेल से निकलने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि शराब घोटाले में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व शामिल है। बीजेपी ने खुद घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शराब कारोबारी से 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया। संजय सिंह ने कहा कि एक झूठ बुनियाद केस के आधार पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। गहरी साजिश के तहत गिरफ्तारी हुई है। ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं।
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले के अंदर ईडी की कस्टडी पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीएम दावा कर रहे हैं कि वो जेल से ही दिल्ली सरकार का संचालन करेंगे। सीएम की गैर मौजूदगी के पीछे से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है जिसमें दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया है कि दिल्ली सरकार कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भ्रामक जानकारी दे रही है। पत्र में फरिश्ते स्कीम और शराब नीति का भी जिक्र किया गया है। उपराज्यपाल ने लिखा है कि GNCDD द्वारा उठाए गए भ्रामक कदम घृणित मुकदमेबाजी से सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए खर्च करने और अधिकारियों का कीमती समय बर्बाद करने के अलावा पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबे माननीय न्यायालयों पर भी फालतू मुकदमे का बोझ पड़ रहा है। उपराज्यपाल ने पत्र में आगे लिखा है कि इस तरह के प्रयास न्यायालयों को गुमराह करने के अलावा एक भ्रामक और विकृत कहानी बनाते हैं जो जनता के मन में उपराज्यपाल की छवि को खराब करता है। वहीं एलजी की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। आपका आरोप है कि एलजी सियासत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के अफसर दिल्ली सरकार की नहीं सुनते हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपनी विधानसभा के लोगों को चिट्ठी लिखी है और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तारीफ की है। बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति आई है। वहीं मनीष सिसोदिया ने पत्र में लिखा है कि जल्दी ही बाहर मिलेंगे। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। पिछले एक साल में मुझे सबकी याद आई। सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। जैसे आजादी के समय सबने लड़ाई लड़ी थी वैसे कि हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आजादी का सपना सच हुआ। वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। बिजनेसमैन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने सक्रिय राजनीति में शामिल होने का संकेत दे दिया है। वाड्रा ने कहा है कि अमेठी के लोग मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी से परेशान हैं। वे चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई सदस्य वापस आए। वाड्रा ने कहा है कि वह यूपी के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी सहित किसी भी नेता को चुनौती देने के लिए तैयार है जो कभी कांग्रेस का गढ़ था। वाड्रा ने अमेठी से अपनी उम्मीदवारी को लेकर कहा कि गांधी परिवार ने अमेठी और आसपास के इलाकों में कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की है और लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार वापस आए और भारी अंतर से जीत दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं राजनीति में अपना पहला कदम रखूं और सांसद बनने के बारे में सोचूं तो अमेठी से प्रतिनिधित्व करना चाहिए। लेकिन उन्होंने यहाँ एक और बात साफ कर दी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रियंका सांसद बने, उसके बाद मुझे लगता है कि मैं भी आ सकता हूं। वाड्रा ने भाजपा सांसद स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी के लोगों को लगता है कि उन्होंने गलती की है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था, जिसके बाद ये सीट भाजपा के पास चली गई। अभी तक कांग्रेस ने भी अमेठी से किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। पप्पू यादव ने कल पूर्णिया से निर्दलीय नॉमिनेशन किया। पप्पू यादव को कांग्रेस ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि वो पूर्णिया से नॉमिनेशन वापस ले। दरअसल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन के आखिरी दिन किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर में नॉमिनेशन हुआ। इन पांचों में से सबसे हॉट सीट पूर्णिया है। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय नामांकन किया। पप्पू के नामांकन पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने साफ कह दिया है कि पार्टी से बाहर नामांकन करने की इजाजत किसी को नहीं है। बता दें कि महागठबंधन में पूर्णिया सीट आरजेडी के कोटे में गई है, जहां से बीमा भारती पहले से ही नामांकन कर चुकी हैं। बता दें पप्पू यादव ने नॉमिनेशन के बाद कहा कि मेरी राजनीतिक हत्या की साजिश थी। सीमांचल की आजादी, जातीय विवाद, भ्रष्टाचार और नफरत का खात्मा करना है। हर परिवार की खुशी और गरीबी मिटाने का मेरा संकल्प है।
जरूर हुआ 14 दिनों में, परेशान जरूर हुए, लेकिन मैंने देश का दिल जीता। मैं चुनाव जीतना मेरे लिए मैटर नहीं है, मेरे लिए मैटर है इस देश के जनता का विश्वास जीतना, और मैंने बिहार का आशीर्वाद जीता है और ये आशीर्वाद मैं बरकरार रखूंगा। और कांग्रेस परिवार का मैंने आशीर्वाद जीता, कांग्रेस परिवार मेरे साथ हैं और मैं कांग्रेस परिवार के आजीवन साथ रहूंगा और इस देश की जनता की सेवा करूंगा। पूर्णिया, सीमांचल, कोसी को दुनिया का नंबर 1 बनाऊंगा। क्या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? वो वक्त बताएगा, वो चिंता नहीं। समर्थन मिल रहा है सर, हम आशीर्वाद ले चुके हैं, मेरे पास सबका आशीर्वाद। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।